নমস্কার, আপনারা দেখছেন রাইজিস্ট নিউজ। আমি সঙ্গে রয়েছি শ্বেতা। 2023-এর যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে তার দামামা কিন্তু ইতিমধ্যেই বেজে গেছে, কারণ হাতে আর 6 মাসও সময় নেই। এর মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বিভিন্ন যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই উঠে পড়ে লেগেছে এই নির্বাচনকে সামনে রেখেই। আগামী এই নির্বাচনে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের অনেকটাই ভোট কিন্তু জনজাতি ভোট, এবং সেই ভোটকে কেন্দ্র করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসি এলাকায় যারা ক্ষমতায় রয়েছেন তারা তিপ্রামথা দল, এবং তাদের হাতেই কিন্তু বলা হচ্ছে 2023 যে নির্বাচন রয়েছে সেই নির্বাচনের চাবিকাঠি রয়েছে। জনজাতি ভোটের অনেকটাই কিন্তু এডিসির উপর নির্ভর করছে। এই ভোটগুলো আগামী দিনে কোন দিকে মোড় নেবে, এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা কথা বলবো। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন তিপ্রামথা দলের সুপ্রিমো তথা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। নমস্কার, স্বাগত আপনাকে রাইজিস্টের পর্দায়। सर, पहला जो क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हम देखे हैं कि 25 वर्ष सीपीएम ने भी वो जनजाति वोट का एक महत्व होता है, उसको लेकर ही उन लोगों ने शासन किया है। और ये भी देखा है कि 2018 में जब बीजेपी का शासन आया तब भी वो लोग आईपीएफटी के साथ गठबंधन करके ही शासन में आए। तो इस बार कहा जा रहा है कि 23 में जो इलेक्शन है उसमें आपके हाथ में चाबीकाठी है, क्योंकि एडीसी में तिप्रामोथा का अभी क्षमता है। तो क्या कहेंगे आप? मेरे हाथ में चाबी नहीं है। जो भी ग्रेटर त्रिपुरालैंड का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करेगा हम उनके साथ बात करेंगे। अगर कोई बात नहीं करेगा तो हम अकेला लड़ेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन मैं एक बात क्लियरली आपको बोलना चाहता हूँ, ये इलेक्शन सीपीएम का 25 साल का नहीं है, 2018 का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन हमारे एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल और संवैधानिक सोल्यूशन का एक लास्ट होप है, और इस होप को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने आने वाले इलेक्शन में जो भी होगा, हम एक बात क्लियरली बोलना चाहते हैं कि हम अपने लोगों के संग विश्वासघात नहीं कर सकते। जी सर, मेरा क्वेश्चन होगा कि आप जो सरकार में आने के बाद, एडीसी के सरकार में आने के बाद, पहले आपने विप्लव कुमार देव के साथ काम किया, अभी आप मानिक शाह के साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा है? नहीं, विप्लव जी थोड़ा सा मतलब मानिक बाबू से मैं अभी मिला हूँ, पहले नहीं मिला। ये पहली बार मेरी जब मैं हॉस्पिटल में था वो मुझसे मिलने आए। उसके बाद इस बार कर्टेसी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम गए थे उनसे मिलने के लिए। विप्लव जी को मैं 2016 से जानता हूँ, जब वो त्रिपुरा में आए थे एस बीजेपी वर्कर, उसके बाद प्रेसिडेंट बने। तो विप्लव जी का जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका थोड़ा सा ओपन था। ही वॉज मतलब कि आकर एक उनका एक स्टाइल अलग था। मानिक बाबू इज़ अगेन उनका थोड़ा सोबर स्टाइल है, वो ही वुड लाइक टू गो बाय द बुक। तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विप्लव जी का एक अलग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, एक अलग लीडरशिप लेवल था, स्किल का। मतलब कि जैसे वो चलते थे, गांव में सब लोग गए, मिले, घर में खाना खा लिया। मानिक बाबू अभी नए बने हैं, तो उनका काम देखकर ही मैं उसमें कुछ अपना टिप्पणी देना चाहूँगा। लेकिन दोनों अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, और दोनों को कंपेयर भी नहीं किया जाना चाहिए। दोनों का अलग खूबियाँ हैं, दोनों के अलग स्ट्रेंथ्स हैं। वो पब्लिक ही बाद में डिसाइड करेगी कि उनको कौन ज़्यादा पसंद आ रहा है। मेरा जो सवाल होगा आपसे और एक कि आपने सीपीएम का भी शासन देखा है और बीजेपी का भी देखा है, और आपका कांग्रेस में भी बहुत सारा अनुभव रहा है, तो आप इन तीनों में कैसा फ़र्क देखते हैं? मुझे लगता है कि तीनों एक ही सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। आप सीपीएम को ला दो, कांग्रेस को ला दो, बीजेपी को ला दो, सिस्टम एक ही है। अगर आपको त्रिपुरा का डेवलपमेंट चाहिए तो सिस्टम को बदलना है। सिस्टम को बदलने के लिए आपको एक माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा, और त्रिपुरा में आप कोई भी पार्टी को लेके ला दीजिए, लेकिन अगर माइंडसेट वही रहेगा कि मैं राज करने आया हूँ, ये हमारा समय है, तो त्रिपुरा डेवलप नहीं होगा। अगर आपको त्रिपुरा को डेवलप करना है तो पार्टी और सिस्टम दोनों को बदलना पड़ेगा। हम लोग ने आज तक सिर्फ पार्टी को बदला है, सिस्टम को नहीं बदला है। और मुझे लगता है कि आप लोग गहराई तक नहीं जा रहे हैं। गहराई तक जाइए जहाँ में सिस्टम को कौन चेंज कर सकता है।
सिस्टम को चेंज करने के लिए ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी को कैसे चेंज किया जा सकता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसा लाया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी कैसा लाया जा सकता है, उसके लिए आपको सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए यू नीड बोल्ड लीडरशिप, यू नीड क्लियर थिंकिंग एंड यू नीड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। और ये तीनों को अगर लाना है तो हमें पार्टी के साथ सिस्टम को भी चेंज करने का एक ज़रिया निकालना चाहिए। सर, एडीसी के सरकार में आए हुए आपके सरकार को 1.5 साल हो चुके हैं, तो उसमें आपने कितने डेवलपमेंट किए हैं, वो सब मतलब कैसे? आप खुद ही देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि हमने हेल्थ केयर को बहुत इम्प्रूव किया। एजुकेशन के मामले में आज खुम्पुई एनेक्स और खुम्पुई स्कूल्स हमने बढ़ा दिया है, एडमिशन उसमें बढ़ गया है। इस साल शायद 1700 स्टूडेंट्स और मिलेंगे। पैसा नहीं होने के कारण भी, पैसा मिला भी नहीं तभी भी हम लोग ने बहुत कष्ट से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कराया। हेल्थ केयर में आप देखेंगे कि अपोलो आया है, 1 महीने के बाद और आप देखेंगे मोबाइल यूनिट्स आ रहे हैं। उसके बाद हमने जोनल्स में और सब जोनल्स में हमने पूरा सिस्टम को चेंज करने का कोशिश किया। फंड्स नहीं भी मिलने के कारण, अब पानी का आप देख लीजिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास नहीं है, तभी भी हमने हर गांव में अपने वॉरियर्स के थ्रू पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कराया। तो आप विदाउट हमारा एक हाथ बांध के पीछे में तभी भी हमने फ़ाइट किया है। हमें डिप्राइव किया गया, हमें फंड्स नहीं दिया गया, हमारे सैलरीज टाइम में रिलीज़ नहीं किए गए। हम नौकरी अनाउंस कर सकते थे लेकिन नौकरी का जो सैलरी का पैसा आता था वो नहीं दिया जाता था। तो हमें रोकने का हर चीज़ कोशिश किया गया है, हमें ख़रीदने की भी कोशिश किया गया है, लेकिन हमने जो कमिटमेंट दिया था अपने लोगों को उसके लिए आज भी हम खड़े हैं। और अगर आप सच में त्रिपुरा का सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो 67% ऑफ त्रिपुरा जो एडीसी है उसको छोड़ के आप सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और काम करूँ, लेकिन गवर्नमेंट को भी पैसा रिलीज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट हमेशा राम राज्य के बारे में बात करता है, उनको राम राज्य स्थापित करना है, तो हमें सौतेला बच्चा बनकर वनवास में मत भेजिए। अपने ही हम भी त्रिपुरा के एक अंग हैं, हमें भी आप डेवलपमेंट करने का समय दीजिए, टाइम दीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बदल सकते हैं लेकिन सिस्टम को कोई नहीं बदल रहा है। सिस्टम को बदलने से आप बहुत चीज़ कर सकते हैं त्रिपुरा में, लेकिन सिस्टम को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। सब सिस्टम में आकर एक जैसे पहले थे वैसे ही बन रहे हैं। मैं सिस्टम को बदलना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, सबको भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको सिस्टम को चेंज करना है तो आपको एक अलग इंसान चाहिए जो दिल का बात बोले और पॉलिटिक्स को बाद में सोचे। सर, और एक विषय में आपसे जो जानना चाहूँगी कि हमने अभी देखा है कि कुछ दिनों से कांग्रेस का एक हवा चल रहा है और उसमें सीपीएम भी बहुत सारा मदद भी कर रहे हैं। सीपीएम ने कांग्रेस को, मतलब सुदीप राय बर्मन को, गैर जो भाजपा दल है उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए दायित्व दिया है और सुदीप राय बर्मन ने भी ऐसा बोला है कि मैं ये करूँगा। तो उससे आइडियोलॉजी बोल रहे, आइडियोलॉजी के बारे में पूछ रहे। आपसे कुछ बातचीत हुई या फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो बात करता हूँ। मैं सुदीप ने मुझे फ़ोन किया, मैंने सुदीप से बात किया। जितेंद्र चौधरी से मैं बात करते रहता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ में कोई सिविल वॉर तो नहीं है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। मानिक बाबू से मैं बात करता हूँ। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, बिप्लब जी बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, सीएम के छोड़ के भी, तभी भी मैं बात करता था। बात करना चाहिए, हम लोगों का एक क्लियर कम्युनिकेशन लेवल हमेशा रहना चाहिए। तो हाँ, मैं बात करता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल अलायंस जब तक राइटिंग में मुझे नहीं मिलेगा मेरे लोगों को, जो मैंने आश्वासन दिया है, तब तक मैं कोई भी पार्टी से, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम से अलायंस नहीं करूँगा। मैं इस मैदान में आया हूँ क्योंकि अपने लोगों को मैंने कुछ कमिटमेंट दिया है, और जब तक वो कमिटमेंट मुझे राइटिंग में नहीं मिलता, मैं वर्बल कमिटमेंट से नहीं जाने वाला हूँ। जी, हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे दिखा रहा है कि अभी आ जाएंगे, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो बीजेपी से सीखा उन्होंने। बीजेपी भी एक के बाद एक इलेक्शन हारते थे। 84 में 2 सीट मिला था, 89 में थोड़ा ज़्यादा मिला, उसके बाद हार गए, वाजपेयी के बाद हारते रहे, 2004 से 2009 हारते गए, तब जीत गए। पॉलिटिक्स में हार जीत रहता है,
कोई हार रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा, और कोई जीत रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी जीतता रहेगा। ये पॉलिटिक्स में ऊपर रहता है। कांग्रेस भी दिखाता है कि देखिए आज हम हार रहे, कल जीतेंगे। बीजेपी ने भी यही बात बताया था 2004 से 2009 में, हम अभी हार रहे हैं लेकिन हम लोग जीतेंगे, और बीजेपी जीत गया। ये पॉलिटिक्स में है, ये चलते रहता है, हार जीत रहता है पॉलिटिक्स में, और सब अपने स्ट्रेंथ से ही काम करते हैं। सर, सीपीआईएम, कांग्रेस और बीजेपी के 3 दल में अगर किसी एक दल के साथ आपको गठबंधन करना पड़े तो आप किसको चूज़ करेंगे? जो ग्रेटर त्रिपुरान को हमें राइटिंग में कमिटमेंट में दे उसी में। और देखिए कोई मेरा पर्सनल रिश्तेदारी तो है नहीं कांग्रेस से, कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, बीजेपी से भी मेरा कोई वो नहीं है। कम्युनिस्ट से हाँ आइडियोलॉजिकली मेरा हमेशा प्रॉब्लम रहा है, लेकिन अगर कम्युनिस्ट भी बात मान जाता है कि त्रिपुरा के इंडिजिनस लोगों को एडीसी में कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए तो मैं उनसे भी बात करूंगा। मेरा कोई दोस्त या दुश्मन नहीं है, मेरा लोग ही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है। और जो भी मेरे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन राइटिंग में देने के लिए बात करेगा मैं उनसे बात करूंगा, और जो नहीं करेगा मैं उनसे बात नहीं करूंगा। सिंपल। मतलब 3 दल में से अगर एक 3 दल क्यों, अगर कल AIADMK आकर हमें सपोर्ट करता है तो मैं AIADMK से भी बात करूंगा, कल अरविंद केजरीवाल आ जाए तो मैं उनसे भी बात करूंगा। आप मुझे बताइए ये क्या स्वयंवर चल रहा है क्या कि मैं तीनों से एक किसी को चुन के शादी करूं? ये मेरे अपने लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा पर्सनल चॉइस का कोई मतलब नहीं पड़ता। ये जो ये इशू है ये अपने लोगों के लिए है, और जो मेरे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्प करने के लिए बात करेगा इन राइटिंग मैं उनसे बात करूंगा, और नहीं बात करेगा मैं बात नहीं करूंगा। जो भी दल आके त्रिपुरा को सपोर्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनली सोल्यूशन इन राइटिंग जो वो देगा हम उनसे बात करेंगे। और एक विषय मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो हमने देखा है कि कुछ दिनों से टीएमसी का एक फ्लो चल रहा है त्रिपुरा में, दीदी का जादू चलने वाला था। म्यूनिसिपल इलेक्शन में हमने देखा वो लोग फेल हो गए, फिर से उन लोगों ने शुरू किया है राजनीति में, त्रिपुरा की राजनीति में। लेकिन त्रिपुरा के जनता ने उन लोगों से विश्वास उठा लिया। क्या कहेंगे टीएमसी के राजनीति के बारे में? नहीं, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ राइट टू फाइट फॉर इलेक्शंस। Some political parties are successful, some are unsuccessful. तृणमूल को फिर से अपने ड्राइंग बोर्ड में जाना पड़ेगा और उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। ये उनका इंटरनल पार्टी मामला है, लेकिन वो त्रिपुरा में आए हैं, मैं उनको विश करता हूँ ऑल द बेस्ट, मे द बेस्ट पर्सन विन। और तृणमूल को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो त्रिपुरा में क्या रणनीति लेना चाहता है। मैं तृणमूल के अराइवल से ना उत्साहित हूँ या फिर मैं ना निराश हूँ, वो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है। वो 1000 वोट ले या 10,000 वोट ले, जब तक वो हमारे लाइन में नहीं आता है तो वो उनका अधिकार है फाइट करना त्रिपुरा में इलेक्शन, और उनको करने दीजिए, किसी कोई उनको रोक नहीं सकता और रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनके आने से त्रिपुरा के राजनीति में कितना प्रभाव होगा या फिर कैसे प्रभाव होगा? क्या देखिए, हमारे एडीसी एरिया में तो प्रभाव नहीं हुआ है, और जनरल एरियाज़ में आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप मुझसे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं जनरल एरियाज़ में लोगों से। आप मुझे बताइए कि आप प्रभावित हुए हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए, अगर आपको लगता है आप प्रभावित हुए हैं तो मैं आपका बात मानकर ही चलूँगा, मैं बोल दूँगा मीडिया के सामने। अगर आपको लगता है कि आप प्रभावित नहीं हुए तो मैं वही बात बोल दूँगा कि आप प्रभावित नहीं हुए। मेरा इसमें कोई व्यू है नहीं। जी सर, आपको हमेशा बोलते हुए सुना गया है कि पहले जाति बोलो पार्टी, और दल का नाम भी है त्रिपुरा था। तो त्रिपुरा के जो जितने भी अलग जाति है उन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्यों? मैंने कहा कि दूसरी जाति को मार के अपने जाति को उठाओ। आप बोलते ना नंबर 1 न्यूज़ चैनल इन त्रिपुरा, तो उसका ये मतलब है कि आप दूसरे चैनल को बोल रहे हो कि वो ख़राब है। आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, आप किसी और को तो नीचे नहीं कर रहे हो कि आप किसी और को नीचे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि अपने जाति की मैं बारे बात कर रहा हूँ, मैं अपने जाति के कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बंगाली, कोई मणिपुरी, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का हो, हिंदू, उसका अधिकार छीन कर वो उनका अधिकार छीन के मुझे दे दो। मैं आपके घर में आपका घर तोड़कर मैं अपना घर नहीं बनाना चाहता हूँ। आपका जो घर है आप रहिए उसमें, हम अपना घर को भी 2 मंजिल बनाना चाहते हैं।
मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छोड़ने के बारे लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जिस लोगों ने बोला है कि आप सिर्फ ट्राइबल के बारे में बात करते हो और आपका स्टांस थोड़ा कम्युनल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो इंटरव्यू सबको करते हो, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिसको आप लोगों ने प्रमोट किया है, आप उनका स्पीच सुन लीजिए 2 साल पहले। बांग्लादेशी को बैक किसने बोला था? डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट किसने बोला था? टर्माइट किसने बोला था? मैंने तो नहीं बोला था। आप तिपरा लैंड के खिलाफ हो, ठीक है, आपका अधिकार है, आप तिपरा लैंड के खिलाफ हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उसी पार्टी के साथ गवर्नमेंट में हो जिसमें आपका 2 मंत्री भी है जो तिपरा लैंड के नाम में पावर में आया है, आपने अलायंस किया है। तो अगर आपको इतना चिढ़ है तिपरा लैंड से, तो वो 2 मंत्री को निकाल दीजिए और अलायंस से हट जाइए। जब पावर में रहना है तो आप तिपरा लैंड के संग अलायंस कर सकते हो। IPFT के संग आपने अलायंस क्यों किया? मैंने तो आज तक बंगाली एरियाज़ में या जनरल एरियाज़ में बंद कॉल नहीं किया, मैंने तो आज तक रोड ब्लॉकेट नहीं किया। मेरा परिवार आज तक, आप पूरा मेरा इतिहास देख लीजिए, मैंने आज तक कोई भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मैंने बात नहीं किया है, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं हमारा परिवार ने कोई भी हमने हमेशा सबको सम्मान दिया है। तो ये जो घिसा पिटा हुआ रिकॉर्ड चलते रहता है, इट इज़ बिकॉज 2-3 लीडर्स हैं जिनको पसंद नहीं है, जिनको अच्छा नहीं लगता है कि हम अपने जनजाति के बारे में बात करें। उनको लगता है कि मैं अगरतला आकर पाँव पकड़ूं, जूता पॉलिश करूं और हाथ जोड़कर भीख मांगूं। मैं भीख नहीं मांगने वाला हूं। हमारा देश का संविधान ने कहा है कि आपको सुरक्षा मिल सकता है, और जब तक देश का संविधान हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे रहा है, मैं अपने राइट्स के बारे में बोल रहा हूँ। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिस लोगों ने बांग्लादेशी को बैक बोला वो मेरे पार्टी में नहीं है, वो आपके 2-3 बड़े पार्टी में है। आप पहले उनसे सवाल पूछिए कि 1 साल में क्या परिवर्तन आया कि उनका भाषा बदल गया। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि त्रिपुरा में त्रिपुरा मौथा के साथ बीजेपी का या फिर अन्य दलों के साथ बहुत बड़ा संघर्ष जगह जगह हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये 1-2 लीडर्स के संग हो रहा है। मैंने मानिक बाबू से भी बात किया था उस दिन, मानिक शाह जी से, मुख्यमंत्री जी से। मैंने उससे पहले बिप्लब जी से भी बात किया था। तिपरा मौथा और बीजेपी का कोई फाइट नहीं हुआ था, तिपरा मौथा और CPM का कुछ फाइट नहीं हुआ था, तिपरा मौथा और कांग्रेस का भी कभी कुछ फाइट नहीं हुआ। 1-2 लीडर्स हैं जो अभी नए नए आए हैं, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से नमाज़ पढ़ना है, तो वो लोग ही थोड़ा सा अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वही लोग, मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि ये लोग नए आए हैं तो दिखाना चाहते हैं कि ये लोग ज़्यादा वो हैं। मैं तिपरा मौथा ने ना आज तक कोई कम्युनिटी के ख़िलाफ़, कोई पार्टी के ख़िलाफ़ आंदोलन किया। हमने सिर्फ अपने राइट्स के लिए आंदोलन किया। जब मुसलमान के मस्जिद को जलाया जा रहा था, सबसे पहले हमने बात किया। जब कोविड हुआ तो हमने हर लोगों को हेल्प किया। मैंने बंगालीज़ को हेल्प किया, ट्राइबल्स को हेल्प किया, मणिपुरीज़ को हेल्प किया, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज़, बुद्धिस्ट सबको हेल्प किया। यहाँ तक त्रिपुरा में, अगरतला में जो हमारे एनिमल्स हैं जो शेल्टर में नहीं हैं, उनको भी जाकर हमने खाना दिया। हम लोग ने ऐसा रकम का गंदा सस्ता राजनीति नहीं किया। तो जो आप बोल रहे हैं वो 2-3 लीडर्स के लिए है, वो पार्टी का कोई पार्टी के संग हमारा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके वजह से तो आपके पार्टी का नाम भी खराब हो रहा है। नहीं, खराब नहीं हो रहा है। सब जानते हैं कि किन के साथ पब्लिक का विश्वास नहीं है और किन के साथ पब्लिक का विश्वास है। इसी के लिए मैंने ये बात हमारे प्रीवियस चीफ मिनिस्टर मानिक शाह को भी कहा था। यही बात मैंने प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर मानिक शाह एंड प्रीवियस चीफ मिनिस्टर बिप्लब जी को भी यही बात कहा था कि हमारा ज़ाती दुश्मनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ना CPM से, ना BJP से, ना कांग्रेस से, ना तृणमूल से। कुछ लीडर्स हैं जो हमें प्रोवोक कर रहे हैं, आम आदमी को प्रोवोक कर रहे हैं, और उनका रिएक्शन है। मैं वो भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप भी अपने लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। जी सर, अभी 18 जुलाई को देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। इसमें 2 नाम है कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिंह जी। अगर दोनों में से किसी एक को आप समर्थन देना चाहेंगे तो किसको देंगे?
वही जो हमारे लोगों के बारे एक समस्या का हल दे। जो प्रेसिडेंट आके ट्रिपल लाइन के लिए नहीं, हमारे लोगों के बारे, पूरा राइट्स के बारे, नॉर्थ ईस्ट के बारे, सिर्फ ट्रिपल लाइन नहीं। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो सिर्फ एक स्टेट के बारे बात नहीं होता, पूरा देश के बारे बात होता है। लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे बात करे, जो हमारे राइट्स के बारे बात करे, जो हमारे प्रोटेक्शन के बारे बात करे, जो हमारे डेवलपमेंट के बारे बात करे, जो हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव के बारे बात करे, जो भाईचारा के बारे बात करे, जो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन के बारे बात नहीं करे, मैं उन्हीं को दिल से सपोर्ट करूँगा। सर, हमने ये देखा है कि पहले भी जो जनजाति वोट का है उसमें पहला मुकाबला आपके बिप्लब देव से था, क्योंकि उनको भी जनजाति लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन आज भी मुझसे ज़्यादा उन्हीं को पसंद करते हैं। जी, लेकिन वो अभी मुख्यमंत्री नहीं है, तो अब कैसा चैलेंजिंग फील हो रहा है आपको? नहीं, बिप्लब जी वॉज वेरी पॉपुलर विद द ट्राइबल्स। इनफैक्ट आई थिंक बहुत लोगों ने कहा है कि ही वॉज मोर पॉपुलर देन मी, एंड आई एम विलिंग टू एक्सीड। आई थिंक जितेंद्र चौधरी इज़ ऑल्सो मोर पॉपुलर देन मी. Biplab ji is definitely very popular amongst the tribals. मुझे कभी नहीं लगा, अगर ट्राइबल लोगों ने हमेशा सबको प्यार किया। निपेन चक्रवर्ती को बहुत प्यार किया ट्राइबल लोगों ने, सुकुमार सेनगुप्ता को बहुत आदर किया। तो ट्राइबल लोग को ये कहा जाता है कि सिर्फ वो ट्राइबल को ही पसंद करते हैं, ये नहीं। ट्राइबल लोग बहुत, ट्राइबल के अंदर कम्युनलिज्म है ही नहीं। जब बांग्लादेश वॉर हो रहा था, जब ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा था हिंदू के खिलाफ, तो जब इतने हिंदू बंगालीज आए बांग्लादेश से त्रिपुरा में, तो हमारे ट्राइबल लोगों ने ही ज़मीन दिया, अपने घर से भात दिया, चावल दिया, खाने के लिए कुछ दिया। हम लोग के अंदर कम्युनलिज्म नहीं है। हाँ, क्योंकि ओवर द ईयर्स डिप्राइव किया गया है, तो एक सेंस ऑफ एलिनेशन आया है। उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप हमारा संवैधानिक सोल्यूशन कर दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ट्राइबल और बंगाली का है ही नहीं। ये प्रॉब्लम दिल्ली ने बनाया है 70 साल से इग्नोर करके नॉर्थ ईस्ट को और त्रिपुरा को। अब दिल्ली इसका समाधान निकाले। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2023-এ যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে রাজ্যে, তার আগে বিভিন্ন দলের কিন্তু ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিভিন্ন দলের সঙ্গে তা কিন্তু শুরু করে দিয়েছে, এবং এই ভোটের যে দামামা ইতিমধ্যেই বেজে গেছে তাতে কিন্তু প্রত্যেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে। সবচাইতে বড় যে কথা, প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু তাদের নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী কিন্তু এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের একটাই কথা, আজকে আমরা ত্রিপুরা মাথার সুপ্রিমোর সঙ্গেও কথা বলে এটাই জানতে পারলাম যে রাজনীতি হোক সুস্থভাবে, এবং এই রাজনীতি কিন্তু কোনো ধরনের কোনো প্রতিযোগিতা নয়। এখানে যে যার নিজস্ব আদর্শ, নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার জন্য, নিজস্ব সার্ভাইভালের জন্যই কিন্তু এই রাজনীতির ময়দানে এই প্রতিযোগিতা করছে। 2023 যে বিধানসভা নির্বাচন, তাতে কিন্তু একেবারেই পরিষ্কার হয়ে যাবে জনতার রায় কি হতে চলেছে, কারণ মতামতটা কিন্তু সর্বোপরি ত্রিপুরার জনগণের হাতে। ক্যামেরাম্যান মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী এবং তীর্থঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমি শ্বেতা। দেখতে থাকুন রাইজেস নিউজ।